डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं का दूसरा पार्ट। कल हमने बात की थी फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं, वे अभिक्रियाएं जो अल्कोहल के समान होती है। आज हम बात करेंगे फिनॉल की वे अभिक्रियाएं जो अल्कोहल से भिन्न प्रकार की होती है। वे अभिक्रियाएं जो अल्कोहल से भिन्न होती है। Which reactions are different from alcohol? इसमें हम पहले पढ़ते हैं रिएक्शन विद एक्वस और एथेनॉलिक फेरिक क्लोराइड। विभिन्न प्रकार के फिनॉल जो होते हैं वो फेरिक क्लोराइड के साथ अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो गहरे रंग के होते हैं। रंगों के आधार पर ही हम फिनॉल की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फिनॉल के अंदर यदि एक्वस HCl डाला जाता है तो वॉयलेट आ जाता है, बैंगनी रंग आता है, जो ये इंडिकेशन देता है कि किया गया यौगिक फिनॉल हो सकता है। रिसोर्सिनॉल भी एक्वस HCl के साथ बैंगनी रंग देता है। जैसे ऑर्थोक्रिसोल, पैराक्रिसोल या मेटाक्रिसोल, अगर इनकी भी हम फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अलग अलग प्रकार के कलर्स आते हैं। जैसे कि ऑर्थोक्रिसोल जो है वह हरा रंग देता है। ऑर्थोक्रिसोल जो है एक्वस फेरिक क्लोराइड के साथ हरा रंग देता है। पैराक्रिसोल और मेटाक्रिसोल ये नीला रंग देते हैं। इस आधार पर हम रंगों के आधार पर भी फिनॉल का टेस्ट कर सकते हैं कि दिया गया फिनॉल कौन सा हो सकता है। उसके बाद हम सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं फिनॉल की एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया बेस के साथ कराते हैं, क्षार के साथ कराते हैं, NOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्योंकि फिनॉल अम्ल है, अम्ल के साथ क्षार रिएक्शन करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम फिनॉक्साइड एक साल्ट है जो ये इंडिकेशन देता है कि फिनॉल एक एसिडिक नेचर का है। थर्ड रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिडक्शन। फिनॉल का जो रिडक्शन है वो जिंक डस्ट के साथ कराया जाता है। फिनॉल का जो रिडक्शन है वो जिंक डस्ट के साथ कराया जाता है तो बेंजीन बनती है। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ABCD के जो एग्जाम्पल होते हैं उनमें ये पूछी जाती है। फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ हीट किया जाता है तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है इसी में हाइड्रोजनेशन। यदि फिनॉल का हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, हाइड्रोजन के साथ निकल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। फिनॉल का हाइड्रोजनेशन कराया जाता है निकल की प्रेजेंस में तो साइक्लोहेक्सेनॉल
हेक्सेनॉल का फॉर्मेशन होता है। एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। इसमें टेम्परेचर भी है 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हम बात करेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। उन अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हम फिनोल के अंदर रेजोनेंस देखते हैं कि रेजोनेंस किस प्रकार होता है। यदि हम फिनोल की स्ट्रक्चर बनाएं, इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो बेंजीन रिंग है उसका OH समूह जुड़ा हुआ है, और आप सभी जानते हो OH समूह जो होता है उसका प्लस से मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, और 2C6H5 रिंग है वो माइनस सही प्रभाव को शो करती है। तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, जैसे ही करेंगे इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे और पूरे अणु के अंदर रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज। आप देखोगे कि और तो पैरा पोजीशन पे पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसे समूह जो ऑर्थो पैरा या बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, या बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, उनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, सक्रिय कारक समूह बोलते हैं। तो फिनॉल एक सक्रिय कारक समूह है और ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। अनुनाद के द्वारा हमें यह पता चलता है कि ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या जुड़ने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही जाएगा, मेटा पे नहीं जाएगा। इसका मतलब है OH समूह फिनॉल का ऑर्थो और पैरा निर्देशी है। हम जितनी भी फिनॉल की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, वो सारी की सारी ऑर्थो पैरा निर्देशी होगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण। फिनॉल में नाइट्रीकरण हम दो प्रकार से करा सकते हैं, डाइल्यूट HNO3 के द्वारा और कंसंट्रेट HNO3 या नाइट्रीकारक मिक्सचर के द्वारा। तो पहले हम पढ़ते हैं डाइल्यूट HNO3 के द्वारा। डाइल्यूट HNO3 के साथ कुछ मात्रा में नाइट्रस अम्ल भी प्रेजेंट होता है। तो पहले जब अभिक्रिया फिनॉल की नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है तो पहले उसका नाइट्रोसोकरण होता है, फिर बाद में नाइट्रीकरण होता है। देखिए एग्जाम्पल, फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। आप सभी जानते हो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये स्टीम वॉलेटाइल हो जाता है, जबकि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये नॉन स्टीम वॉलेटाइल होता है। इसलिए इनको स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इन दोनों को मेथड्स अलग करने का मेथड्स, तो हमें पता होना चाहिए स्टीम डिस्टिलेशन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हमारे पास एसिड है HNO3, जो H और NO3 नेगेटिव आयंस में टूटता है। नाइट्रस एसिड भी इसके अंदर कुछ मात्रा में प्रेजेंट होता है। नाइट्रस एसिड इस प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करता है और जो कंपाउंड बनता है वो ये। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को बॉन्ड बनाने में दे दिए, तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपने और अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे अट्रैक्ट करता है वाटर और नाइट्रोसोनियम केटायन में टूट जाता है। नाइट्रोसोनियम धनायन। ये नाइट्रोसोनियम धनायन अब फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। ये नाइट्रोसोनियम आयन फिनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो नियमानुसार इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर एंटर करेंगे तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। हम ऑर्थो के ऊपर इसको अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, आते ही ये एनो पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद हमारी फिनॉल की स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी। कंप्लीट साइक्लाइजेशन या एरोमेटिकीकरण के लिए जरूरी है कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे और हमारा एरोमेटिकीकरण पूर्ण हो जाएगा। और ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल और पैरा पे होती है, तो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। हमने केवल ऑर्थो को लेके बताया है, तो यहाँ ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल प्राप्त होता है। इस ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल की रिएक्शन हम HNO3 के साथ कराते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और साथ में पैरा नाइट्रोफिनॉल भी प्राप्त होता है। अब कई बार कंपटीशन में सवाल आता है इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन है। अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें तो मोर एसिडिक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होना चाहिए, क्योंकि जो नाइट्रो समूह है वो ऑर्थो पोजीशन पर है, तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेजी से कम हो गई। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिस्टेंस कम होने के कारण नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बना लेता है, जिसके कारण ये अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है और दोनों प्रभाव एक ही डायरेक्शन में है, तो तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है और इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। ये तो हमने देखा अभी डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में।
अब यदि आप कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में देखें या नाइट्रिक आयन मिक्सचर उसकी प्रेजेंस में देखें तो नाइट्रिक आयन मिक्सचर होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, वो होता है कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3 का मिश्रण। इन दोनों को मिलाने से नाइट्रिक कारक अभिकर्मक बनता है। नाइट्रिक कारक अभिकर्मक, ये अभिकर्मक पावरफुल होता है और इसको जितनी भी नेगेटिव पोजीशन मिलती है ये वहां जाके अपने फिनॉल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। सवाल भी आता है कि पिक्रिक एसिड को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं जबकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। उसका कारण भी क्या है? माइनस आई इफेक्ट या प्लस माइनस एम इफेक्ट जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। कम करने के कारण ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर चले जाएंगे और प्रोटॉन का निकलना इजी हो जाता है। इसलिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम या पिक्रिक एसिड को हम एसिड कहते हैं जबकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। सिंपल है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वह प्रोटॉन देगा। अब यहाँ पे भी एक सवाल आता है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तो रिएक्शन भी होती है कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 की, ठीक है, ठीक है, और पूछा जाता है HNO3 यहाँ है, अम्ल है, क्षार है, उदासीन है या नन ऑफ दीज। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अम्ल किसे कहते हैं या एसिड किसे कहते हैं? एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू डांस्टेन लॉ। जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो और अगर हम इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म देखेंगे तो कंसंट्रेट H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो प्रोटॉन देगा और HNO3 जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, लेगा। इस कारण यहाँ HNO3 क्षार की तरह काम करेगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलने पर वाटर और NO2 प्लस नाइट्रोजन कैटायन का फॉर्मेशन हुआ। कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है तो नाम भी पता होना चाहिए। तो अब ये जो नाइट्रोजन कैटायन बना है ये फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा और इसको जहां जहां नेगेटिव पॉसिबिलिटी मिलेगी ये वहां जुड़ जाएगा। तो आप सभी जानते हो और दो पैरा पोजीशन के ऊपर इसका आक्रमण होगा और पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी की अभिक्रियाएं हम नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।